साथियों, मैं मुख्यतः अपनी बात को अक्टूबर क्रांति और जनवादी कार्यभार पर केंद्रित करूंगा। जब हम जनवादी कार्यभारों की बात करते हैं तो उसमें भूमि का सवाल प्रमुखता से आता है। इसके अलावा राष्ट्रीयताओं का सवाल, धर्म का सवाल, महिला मुक्ति का कार्यभार एक प्रमुख जनवादी कार्यभार बनता है और इसके अलावा साम्राज्यवाद विरोधी कार्यभार भी जनवादी कार्यभार करते हैं। और इन कुछ बिंदुओं के इर्द गिर्द मैं अपनी पूरी बातचीत को केंद्रित करूंगा। रूस में फरवरी 1917 में जो क्रांति हुई उसने जारशाही को खाम फेंका और एक तरह से ये एक बुर्जुआ जनवादी क्रांति थी, पूंजीवादी जनवादी क्रांति थी। इस क्रांति के बाद दोहरी सत्ता जैसी स्थिति बनी, जैसे कि यहां पर पूर्व वक्ताओं ने बताया। एक तरफ सोवियतों की सत्ता, मजदूरों और सैनिकों की सोवियतें और ये हथियारबंद है, लेकिन दूसरी तरफ क्यूबा की सत्ता को मेंशेविकों ने और समाजवादी क्रांतिकारियों ने पूंजीपतियों को सौंप दिया और एक अस्थायी सरकार अस्तित्व में आई जो कि पूंजीपतियों की सरकार है। लेकिन इस पूंजीपतियों की सरकार में कोई भी ऐसा कार्यभार जिसके लिए जनता लड़ी थी, जो कि जमीन का कार्यभार था, युद्ध बंद करने का काम था, और जो दूसरे जनवादी कार्यभार थे, किसी भी कार्यभार को पूरा नहीं किया। बल्कि सरकार बनाने के बाद सरकार ने कहा कि अब किसान अपने खेतों में जाएं, सैनिक मोर्चे पे जाएं, मजदूर कारखानों में जाएं और चीजें जैसी चल रही है चलती है। युद्ध बंद करने की भी कोई बात नहीं आई, जिससे कि सबसे ज्यादा आक्रोश युद्ध के चलते थे। इसके बाद अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, किसान जनता के सहयोग से रूस में समाजवादी क्रांति होती है। और यह समाजवादी क्रांति चलते चलते, लेनिन के शब्दों में, चलते चलते अपने उत्पाद के रूप में, अपने बाई प्रोडक्ट के रूप में इन तमाम जनवादी कार्यभारों को पूरा करती है। जिन जनवादी कार्यभारों को पूरा करने में अस्थायी सरकार और उसके बाद बनी जो संयुक्त सरकार थी, जिसमें कि मेंशेविक और समाजवादी क्रांतिकारी प्रत्यक्षता शामिल थे, उन्होंने भी पूरा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। जब किसानों ने जमीनें कब्जाने की कोशिश की तो इन्होंने किसानों को रोका, कानून बनाए, सेना भेज के दमन किया। इन जनवादी कार्यभारों को अक्टूबर क्रांति के बाद जो नई सोवियत सरकार कायम हुई, उन्होंने चलते चलते बाई प्रोडक्ट के रूप में पूरा करना। सबसे पहले तो 25 अक्टूबर को सत्ता आ चुकी थी, मतलब 25 अक्टूबर को क्रांति हो चुकी थी और सोवियतों की जो दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस थी वो उस समय चल रही थी। और उस अखिल रूसी कांग्रेस में 26 अक्टूबर की रात को पहली जो आज्ञप्ति जारी हुई थी वो शांति संबंधी आज्ञप्ति थी, युद्ध को रोकने के लिए। और उसके तुरंत बाद जो आज्ञप्ति जारी की गई वो थी भूमि संबंधी आज्ञप्ति। और इस आज्ञप्ति में साफ साफ घोषित किया गया कि जितनी भी जमीन रूस में मौजूद है वो सभी जमीन पर व्यक्तिगत मालिकाने को समाप्त किया जाता है। जितनी भी जमीन जमींदारों की है, जार की है,
चर्च के पास है, मठों की है। ये सारी की सारी जमीन बिना किसी मुआवजे के तुरंत जब्त की जाती है। जितनी भी खाने हैं, तेल की, कोयले की, धातुओं की, जितने भी जंगल हैं, जलाशय हैं, ये सब के सब राज्य की संपत्ति, ये सब के सब सार्वजनिक संपत्ति घोषित किए जाते हैं। जितनी भी जमीनें जार के परिवार की, मठों के पास में, चर्चों के पास में, जमींदारों के पास में है, इसका व्यापक तौर पर वितरण, खेती के लिए किसानों को बांटने की उसी आज्ञप्ति में साथ साथ घोषणा की जाती है। और उसके बाद करीब 15 करोड़ देश्यातीन शब्द जो है रूसी भाषा का शब्द है, हिंदी में अगर इसको हम बढ़ा के देखेंगे तो करीब 40 करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन जब्त करके किसानों के बीच में खेती करने के लिए बांट दी गई। इसके अलावा किसान जो जमींदारों को लगान देते थे, जो कि 50 करोड़ स्वर्ण रूबल के बराबर था, उस लगान को भी सोवियत सरकार ने आते ही समाप्त कर दिया। मतलब 8 महीने तक अस्थायी सरकार, जो पूरा किंतु परंतु ना होकर अभी नहीं, बाद में संविधान सभा बैठेगी, युद्ध बंद हो जाएगा, तब करेंगे, अब करेंगे, ये सारी की सारी बातें करते रहे। समाजवादी क्रांतिकारी, जिनका सबसे ज्यादा आधार किसानों के बीच में था, और जो खुद यही मांगे पेश करते हुए किसानों को वोट बंद कर रहे थे, लेकिन जब अस्थायी सरकार में वो शामिल होते हैं तो वो भी जो है, किसान जब जमींदारों की जमीन जब्त करते तो उसका विरोध। लेकिन सोवियत राज्य, मजदूर वर्ग का राज्य, क्रांति होते ही सबसे पहले 26 अक्टूबर की रात को आज्ञप्ति जारी करके और इस जनवादी कार्यवाही को एक झटके में पूरा कर दिया। इसके बाद दूसरे उसको ले हम लोग, आखिर सोवियत राज्य ऐसा क्यों कर डालता है, इस पर सबसे आखिर में बात करेंगे हम लोग। लेकिन जो दूसरा जनवादी कार्यभार है वो राष्ट्रीयताओं का कार्यभार। रूस को उस समय राष्ट्रीयताओं का जेल खाना कहा जाता था। 16 करोड़ रूस की आबादी उस समय तक थी, और इस 16 करोड़ की आबादी में 7 करोड़ लोग रूसी भाषा बोलने वाले थे, मतलब रूसी राष्ट्रीयता के लोग थे। लेकिन 9 करोड़ लोग अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोग थे, जो कि उत्पीड़ित थे या जिनको गुलाम राष्ट्रीयता कहा जाता है। इसमें यूरोप की राष्ट्रीयताएं भी थी, तो मध्य एशिया की राष्ट्रीयताएं भी थी, और दूर साइबेरिया से जुड़े हुए इलाके, कबीलाई लोग भी थे, जो कि अभी राष्ट्रीयता के रूप में विकसित भी नहीं हो पाए। जिनकी संख्या 9 करोड़, मतलब रूसी लोगों से ज्यादा संख्या वाले वहां पर अलग अलग दूसरी राष्ट्रीयताओं के लोग मौजूद। रूसी भाषा का पूरे साम्राज्य पर वर्चस्व था। रूस एक सैनिक साम्राज्यवादी देश था। रूसी भाषा, जीवन शैली, ये पूरा का पूरा हावी था। रूसी होने का अहंकार पूरे ही साम्राज्य में हावी था, और अपनी भाषा, संस्कृति बाकी सारी राष्ट्रीयताओं पर थोप दिया। राष्ट्रीयताओं का हर तरीके से उत्पीड़न होता था, उनकी संस्कृति को विकसित होने से रोका जाता था, और उनको एक तरीके से चरागाह के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन अक्टूबर क्रांति होने के बाद सोवियत राज्य ने साफ तौर पर घोषित किया कि जितनी भी राष्ट्रीयताएं हैं, इन सबके साथ में हम परस्पर जनवादी व्यवहार करेंगे, उनके साथ में परस्पर सम्मान का व्यवहार करेंगे, बराबरी का व्यवहार करेंगे, उनकी भाषा को, संस्कृति को विकसित होने के भरपूर अवसर दिए जाएंगे, और सबसे बढ़कर किसी भी राष्ट्रीयता को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। और जब हम आत्मनिर्णय की बात करते हैं तो उनको उसमें अलग होने का अधिकार उसमें शामिल। तो सोवियत राज्य ने जितनी भी राष्ट्रीयताएं थी, इनको आत्मनिर्णय का, अपने बारे में फैसला लेने का, अपनी सरकार चलाने का, और अगर चाहे तो सोवियत राज्य से अलग हो जाने का
वितक अधिकार इनको दिया कि आप हमारे साथ शामिल हैं, तो इस अधिकार के साथ में कि आप जब चाहे हमसे अलग हो सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप खुद को अलग स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर सकते हैं। यह अधिकार सोवियत राज्य ने दिया। कोई भी पूंजीवादी मुल्क कभी भी किसी राष्ट्रीयता को यह अधिकार नहीं देता है, और हमेशा ही हुआ है। तमाम राष्ट्रीय संघर्ष पूंजीवादी मुल्कों में बने रहते हैं और तमाम खून खराबा होता है। हम अपने भारत देश में ही दे सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक तमाम राष्ट्रीयता के संघर्ष चल रहे हैं। बेहिसाब खून खराबा हो रहा है। पिछले 70 सालों में कई लाख आदमी मारे जा चुके हैं, लाखों परिवार तबाह हो चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीयता की समस्या हल नहीं। लेकिन सोवियत राज्य ने एक झटके में इस समस्या का हल किया और 1922 में एक संघ बना, जिसे हम लोग कहते हैं कि सोवियत प्रजातांत्रिक संघ, संयुक्त सोवियत प्रजातांत्रिक संघ, यूएसएसआर। नाम शॉर्ट फॉर्म बहुत फेमस रही है, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर 1922 में बना दिसंबर में, और उसमें शुरू में 4 सोवियत राज्य शामिल हुए। एक तो रूस, दूसरा फ्रांस काकेशिया का सोवियत राज्य, तीसरा यूक्रेन और चौथा बेलारूस। इसके कुछ ही दिन बाद मध्य एशिया में 3 और सोवियत राज्य अस्तित्व में आए, जो कि तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और एक राज्य और शायद तजाकिस्तान था, मैं थोड़ा नाम कंफ्यूज कर रहा हूं। तो ये राज्य और अस्तित्व में आए, और ये सारे राज्य भी कि भाई आपको स्वतंत्रता के साथ आप हमारे साथ में मिलते हैं और आपको जब चाहे अलग होने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार के साथ वो भी 1922 में ही सोवियत संघ का हिस्सा बने। इस तरीके से 7 देशों का सोवियत संघ 1922 में अस्तित्व में आया, और उसके बाद ये सोवियत संघ लगातार विकसित होता रहा, विस्तारित होता रहा। बाद के समय में आर्मेनिया, अजरबैजान, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, ऐसे तमाम जो यूरोप और मध्य एशिया की राष्ट्रीयताएं हैं, ये सबके सब सोवियत संघ का हिस्सा बने, और पूरे के पूरे राष्ट्रीय उत्पीड़न का सोवियत संघ से पूरी तरीके से खात्मा हो गया। सोवियत संघ में करीब 52 भाषा बोलियों को मान्यता प्राप्त थी। सभी राष्ट्रीयताओं की भाषा विकसित हो, साहित्य विकसित हो, इसका भरपूर मौका, भरपूर अवसर दिए जाते थे, इसका भरपूर प्रोत्साहन लिया जाता था। तमाम ऐसी राष्ट्रीयताएं जो कि बहुत पिछड़ी थी, बाद के समय में वहां पर बहुत विकसित साहित्य की रचना हुई। तमाम साहित्यकार उन राष्ट्रीयताओं के बीच से पैदा हुए। मेरा दागिस्तान जैसी किताब साथियों ने शायद पढ़ी हो, और इस तरह के तमाम साहित्य की, उत्कृष्ट साहित्य की रचनाएं ऐसी उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं में हुई जिनकी भाषा भी कल तक ठीक से विकसित नहीं थी, या रूसी राष्ट्रीयता, रूसी अहंकारवाद के जो है बूते तले जो कि कल तक दबे थे। तो इस तरीके से राष्ट्रीय उत्पीड़न के कार्यभार को एक झटके में सोवियत राज्य ने हल कर, जो कि कोई पूंजीवादी राज्य आज तक उस समस्या का समाधान ठीक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से नहीं पेश कर पाए। इसके बाद कई सवाल आए यहां पर धर्म से संबंधित। धर्म को सोवियत संघ में व्यक्ति का निजी मामला घोषित कर दिया गया। क्रांति से पहले जो स्थिति थी उसमें यह था कि जो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो जारशाही द्वारा मान्यता प्राप्त चर्च था, धर्म था। रोमन कैथोलिक चर्च को भी वहां मान्यता नहीं थी। यहूदी, मुस्लिम ये धार्मिक अल्पसंख्यक थे जिनके धर्मों को कोई मान्यता नहीं थी, जिनका उत्पीड़न होता था। रूसी कहानियों, उपन्यासों में लोगों ने ब्लैक हंड्रेड्स शब्द सुना होगा।
अक्सर आता है ब्लैक हंड्रेड। ये ब्लैक हंड्रेड कुछ इसी तरीके के लोग थे जो कि हमारे यहाँ पर जो आरएसएस के संगठन है, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी वगैरह वगैरह, जो कि गुंडे लंपटों के संगठन होते हैं, ये वहां पर ब्लैक हंड्रेड्स के नाम से थे, जिस पर जारशाही का संरक्षण था और जो कि लगातार यहूदियों पर हमले किया करते थे। यहूदी राष्ट्रीय तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी उत्पीड़ित कौम रूस में थे। लेकिन सोवियत राज्य ने आते ही किसी भी किस्म के धार्मिक उत्पीड़न का अंत कर दिया, धर्म को व्यक्ति का निजी मामला घोषित कर दिया, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया, चर्चों की संपत्ति को जब्त कर लिया, घोषित किया गया कि यदि धार्मिक शिक्षा किसी को कोई धर्म के लोग अपने देना ही चाहते हैं तो वो केवल निजी तौर पर दे सकते हैं, उसकी उनको छूट होगी। मुस्लिम जो कि अपनी धार्मिक शिक्षा को दिया जाने पर उनके जोर था, तो ये था कि मुस्लिम बच्चों को 14 साल की उम्र के बाद धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन वह भी निजी तौर पर। मतलब राज्य कोई धर्म के संगठित प्रचार का, उसके या उसकी शिक्षा, उसका एजुकेशन सिस्टम, उसके प्रचार का काम नहीं करेगा और धर्म को और राजनीति को आपस में नहीं जोड़ा जाएगा। वो व्यक्ति का विशुद्ध निजी मामला बनेगा, पर्सनल मामला बनेगा। कौन ऑर्थोडॉक्स है, कौन कैथोलिक है, कौन यहूदी है, कौन मुस्लिम है, इससे कुछ तय नहीं होता। जो जिस धर्म को मानना चाहे माने, जो कोई भी धर्म नहीं मानना चाहता, नास्तिक रहना चाहता है, वो माने, वो नास्तिक रहे। ये पूरी तरीके से पर्सनल मैटर है। इसको सार्वजनिक जीवन से या इसको राज्य से हटा देने का काम सोवियत राज्य ने तत्काल कर दिया। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिसने की क्रांति का लगातार विरोध किया था, लेकिन जनता ने तो क्रांति की थी। वहां की मजदूर किसान जनता ने, वहां के सैनिकों ने, वहां के छात्रों नौजवानों ने, वहां की महिलाओं ने। इसका परिणाम ये निकला कि जनता बहुत तेजी के साथ में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के खिलाफ होती चली गई, खासकर नई पीढ़ी के नौजवान जो कि बहुत तेजी के साथ में नास्तिक हुए, और बाद में पुरानी पीढ़ी के भी लोग धीरे धीरे जो धर्म की जगड़ने हैं इससे विमुख हुए। और राज्य ने जो लगातार तार्किक शिक्षा, वैज्ञानिकता का हर क्षेत्र में प्रचार किया, शिक्षा से लेकर समाज के हर मामले में, उसके परिणाम स्वरूप पूरे समाज में तार्किक और वैज्ञानिक सोच का इजाफा हुआ, वो बढ़ी और लोग धार्मिक जो जाला उनके दिमाग में होता है, धीरे धीरे उसको साफ करने में और एक स्वतंत्र चिंतन, तार्किक चिंतन की स्थिति में आए और इसने पूरे समाज में एक वैज्ञानिक सोच को स्थापित किया, बढ़ावा दिया। इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा मध्ययुगीनता की जो स्थिति थी, इसको भी चर्च, सोवियत राज्य ने इसको भी झाड़ हुआ। इसके अलावा एक बहुत प्रमुख कार्यभार बनता था, वह महिला मुक्ति का कार्यभार, जो कि समाज की आधी आबादी, जारशाही के जमाने में महिलाओं की क्या हालत होती थी, लोगों ने अगर पाप और विज्ञान किताब को पढ़ा हो तो वो उसे साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। वहां पर कानूनी मान्यता वैश्यावृत्ति जैसे, मतलब सामाजिक बुराई तक को कानूनी मान्यता थी, उसके लिए पीले टिकट की व्यवस्था चलती थी। गोरकी की कहानी आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सजीव तरीके से उस महिलाओं की जो पीड़ा है, ठीक है, उसको उसमें व्यक्त किया गया है कि पीले टिकट की व्यवस्था किस तरीके से उनको जो है अमानवीय, एकदम अंधेरे भरे गर्त में जो है धकेल दिया है। लेकिन सोवियत राज्य ने सत्ता में आने के तुरंत बाद सबसे पहला काम जो किया उन्होंने कि हर नागरिक को, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको वोट देने का अधिकार है, उसको चुनने का और दूसरे को चुनने का, अपने का चुनाव का और दूसरे के चुनाव का उसको पूरा अधिकार है। 1917 में साथियों महिलाओं को वोट देने का अधिकार अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, इन किसी भी अग्रणी पूंजीवादी देशों में नहीं था। मतलब जितने बड़े देश हैं उनमें
महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला बड़ा देश खुद सोवियत संघ था, और सोवियत संघ की पहल के बाद भी जाकर अगले 20-30 सालों में 1940-50 तक आते आते आदि आबादी को महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। वरना उससे पहले तक 2-3 छठवीं देश थे, न्यूजीलैंड, स्वीडन वगैरह, जहां पर की महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। और केवल वोट देने तक की बात नहीं, सोवियत राज्य इससे आगे बढ़ा। 1918 में एक सोवियत परिवार संहिता लागू की गई। सोवियत परिवार संहिता के तहत जो तलाक की प्रक्रिया है, इसको बेहद आसान बना दिया। जो वैध और अवैध बच्चों का हक है, इसको समाप्त कर दिया गया कि कोई बच्चा अवैध नहीं है, सब वैध है, और सारे बच्चों का अपने माता पिता पर बराबर अधिकार है। इतना ही नहीं, जो विवाहित जोड़े हैं, उनकी जो भी संपत्ति है, उसका जितना अधिकार पुरुष का है, उतना ही अधिकार महिला का भी माना जाएगा। ये साफ तौर पर परिवार संहिता में इस चीजों को दर्ज किया गया। और आगे आगे यदि कोई तलाक की प्रक्रिया चलती है, तो फिर बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से हो, इसके लिए बहुत ठोस तौर पर चीजें तय की गई कि यदि तलाक होता है और महिला बच्चे को पाल रही है, तो जो पुरुष है उसको अपनी आय का पहले बच्चे पर कम से कम 25 से 30% देना होगा। दूसरा बच्चा है तो 40% तक देना होगा। 3 बच्चे हैं 50% तक देना। पूरी कानूनी व्यवस्था तलाकशुदा जोड़े की स्थिति में जो बच्चे थे, उनकी परवरिश की स्थिति में सोवियत राज्य ने की। इतना ही नहीं, 1922 में सोवियत भूमि संहिता लागू की गई और उसमें साफ तौर पर घोषित किया गया कि जो जमीन खेती बाड़ी करने के लिए, जोतने बोने के लिए दी गई है किसानों को, उस पर जितना अधिकार पुरुषों का माना जाएगा, उतना ही अधिकार महिलाओं का भी माना जाएगा। दोस्तों, 1917 में यह अधिकार महिलाओं को देना उस समय बहुत ज्यादा आगे बढ़ी हुई बात थी, बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बात थी। इतनी ज्यादा क्रांतिकारी बात कि दुनिया का कोई भी पूंजीवादी राज्य आज 100 साल बाद भी महिलाओं को इतने अधिकार देने की स्थिति में नहीं आया। आज 100 साल बाद। हालांकि ये जनवादी कारोबार है, ये कोई समाजवादी कारोबार नहीं है। जनवादी कारोबार मतलब बुर्जुआ जनवादी कारोबार, जिसको पूरा करने का काम पूंजीपति वर्ग का है, मजदूर वर्ग का नहीं। लेकिन पूंजीपति वर्ग ने इन कारोबारों को कभी पूरा नहीं किया। या पूरा किया है तो बहुत ही ढीलम ढाल तरीके से, बहुत ही यूं ही छोड़ देने के तरीके से, औपचारिक तरीके से। अब वास्तव में ये कारोबार मजदूर वर्ग के हाथ में, मजदूर वर्ग की राजसत्ता सोवियत सत्ता के हाथ में। सोवियत विचारकों ने विचार किया, उन्होंने कहा कि केवल वोट देने से क्या होगा। असल सवाल यह है कि महिला मुक्ति हो, महिला पुरुषों के बराबर आके खड़ी हो, समानता हो। इसके लिए आवश्यक है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, उनके रोजगार की व्यवस्था हो, सार्वजनिक पैमाने का जो पूरा उत्पादन है, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, उस हर जगह पर महिलाओं की भागीदारी होनी जरूरी है। तो हर जगह पर उन्होंने रोजगार के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया। और सबसे बड़ी बात कि महिलाएं जैसे ही रोजगार में जाती हैं, तैसे ही जो घरेलू काम होते हैं, कपड़े धोने का काम, खाना बनाने का काम, बच्चे हैं तो उनके पालन पोषण का काम, ये सीधे सीधे उनकी शिक्षा से लेकर उनके रोजगार तक हर चीज में बाधक बनता है। चाहे मजदूर वर्ग की महिला हो, चाहे मध्यम वर्ग की महिला हो, और उनको सबको अतिरिक्त काम करना पड़ता है, दोगुना काम करना पड़ता है। तो सोवियत राज्य ने जो काम किया वो ये कि जितना भी घरेलू काम है, इसको भी इंडस्ट्री का रूप दिया जाए। खाना बनाना, घरेलू रसोई की सीमा को सीमित कर दिया जाए, भूमिका को, और बड़े बड़े भोजनालय वहां पर खोले गए। मोहल्लों से लेकर फैक्ट्रियों तक पूरा रेस्टोरेंट की पूरी चेन बना दी उन्होंने।
और अपना ड्यूटी करने के लिए महिला जाती थी, वहीं वो ब्रेकफास्ट करती थी, वहीं लंच करती थी, और रात को जो भी विवाहित जोड़ा है वो कहीं पर भी अपना डिनर भी कर सकता है। मतलब जो व्यक्तिगत रसोई है विशुद्ध शौक की चीज रह गई, इसकी कोई आवश्यकता वहां पर धीरे धीरे खत्म कर दी। ऐसे ही बड़ी बड़ी लॉन्ड्रियां खोल दी गई जहां पर लोग अपने कपड़े फेंक जाया करते थे और वो धुलकर प्रेस होकर उनके घरों में पहुंच जाया करते थे, क्योंकि वो इंडस्ट्री थी, वहां पे मजदूर काम करते थे। जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनके पालन पोषण के लिए जहां फैक्ट्रिया पर महिला काम करने जा रही है, खेत में काम करने जा रही है, किसी ऑफिस में काम करने जा रही है, किसी अस्पताल में काम करने जा रही है, तो वहीं पर उनके लिए क्रेच की व्यवस्था होती थी। उस क्रेच में प्रशिक्षित नर्स, डॉक्टर, टीचर सब होते थे जो कि उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करते थे। उससे बढ़कर बच्चों के लिए नर्सरी की व्यवस्था होती थी, किंडरगार्टन की व्यवस्था थी, आगे उनकी शिक्षा की व्यवस्था थी, आगे रोजगार तक की व्यवस्था थी। मतलब राज्य ने बच्चों के पालन पोषण से लेकर हर तरह की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। गर्भवती महिलाएं हैं तो 4-4 महीने की, 6-6 महीने की छुट्टियां उनको सवेतन दी जाती थी। ऐसी तमाम तरह की चीजें, समय कम है, उसके विस्तार में नहीं जा रहे हैं। पिछले दिनों इस तरीके के नागरिक में लेख बहुत ज्यादा आए हैं, साथी लोग जरूर उनको पढ़ें। और उसमें इस सोवियत राज्य ने महिला मुक्ति के कार्यभार को संबोधित करते हुए क्या क्या कदम उठाए, बहुत ही विस्तार से उन लेखों में बताया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा महिलाओं को आगे बढ़ाया। 40 का दशक आते आते महिलाओं की स्थिति ये थी सोवियत संघ में कि वहां पर चिकित्सा और शिक्षा 2 पेशे ऐसे थे जिसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थी। इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में करीब 45% महिलाएं थी। खेती से लेकर, कारखाने से लेकर, सेवा क्षेत्र, राज्य संचालन, सेना, हर जगह महिलाओं की पूरी उपस्थिति। महिलाओं की एजुकेशन की व्यवस्था उनकी फैक्ट्रियों पर की गई, उनके लिए स्पेशल स्कूल खोले गए उनकी ट्रेनिंग के लिए। और अगले 20 साल तक आते आते स्थिति ये हुई कि महिलाएं एक मजदूर बौद्धिक के रूप में, एक लेबर इंटेलेक्चुअल के रूप में वो समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही थी। दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके छापामार दस्तों में भी महिलाएं थी। सेना में तो थी, उसके छापामार दस्तों में महिलाएं थी और बड़ी उल्लेखनीय भूमिका थी। इसके अलावा जो जिस घृणित वेश्यावृत्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पाप विज्ञान किताब में, दूसरी चीजों में, उसके डिटेल में जाने का चूंकि यहाँ वक्त नहीं है तो उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरा सोवियत राज्य ने एक पूरा संगठित अभियान चलाया और उस संगठित अभियान को चलाकर अगले 15-20 सालों में सोवियत समाज से वेश्यावृत्ति का एकदम खात्मा कर दिया। 15-20 साल बाद जो सोवियत नौजवान अगली पीढ़ी के अस्तित्व में आए, उन्होंने वेश्याओं के बारे में सुना था अपने परिवार के लोगों से, उन्होंने कभी किसी वेश्या को देखा नहीं था। ऐसे इंटरव्यू मौजूद। तो ये उपलब्धियां महिला मुक्ति के कार्यभार के रूप में सोवियत राज्य ने हासिल की। इसके अलावा साम्राज्यवाद विरोधी कार्यभार बनते हैं जिसमें कि सोवियत राज्य में सत्ता में आते ही जितनी साम्राज्यवादी पूंजी देश में लगी हुई थी अलग अलग फैक्ट्रियों, कारखानों में, उन बैंकों में, उन सारी पूंजी को जब्त कर लिया। जितने कर्जे थे उन सारे कर्जों को चुकाने से साफ इनकार कर दिया। जितनी संधियां जारशाही ने की हुई थी, गुप्त संधियां ब्रिटेन से, फ्रांस से, और जो सारी संधियां घोर जन विरोधी संधियां थी, इनको पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया, उनको प्रकाशित कर दिया। तमाम देशों से सोवियत राज्य के रिश्ते केवल इसलिए बिगड़ गए। ब्रिटेन, फ्रांस से सारे रिश्ते बिगड़ गए संधियों को प्रकाशित करते, जो कि अगले 5-6 साल बाद दोबारा रिवाइव हुए 1923-24 में। और इसी तरीके से उस समय सोवियत समाज पर जिस तरीके से जर्मन भाषा, जर्मन जीवन शैली का व्यापक प्रभाव था, तो पूरा का पूरा एक अभियान लेकर या समाज में इन सारी चीजों को खत्म किया गया, इस प्रभाव को खत्म किया। यहां एक गौरतलब है कि रूस क्रांति से पहले खुद तो एक
सैनिक साम्राज्यवादी मुल्क था। हालांकि जो उसकी अर्थव्यवस्था थी उस पर ब्रिटेन और फ्रांस के जो पूंजीपति थे, साम्राज्यवादी थे, उनका बहुत हद तक नियंत्रण था। तो इस रूप में क्रांति के बाद साम्राज्यवाद विरोधी कार्यभार भी सोवियत समाज में बनता था, जिसको कि सोवियत सरकार ने एकदम तत्परता के साथ में एकदम आगे कदम बढ़ाते हुए पूरा किया। तो दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इन सारे कार्यभारों में वो ये कि सोवियत सत्ता इन जनवादी कार्यभारों को पूरा करने में कामयाब रही, या लेनिन के शब्दों में अवधि इन घोषणाओं को साफ कर दिया। 125 साल पहले, उस समय के 125 साल पहले 1917 से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने भी इतने संकल्पबद्धता के साथ में इन मध्ययुगीन अवशेषों को साफ नहीं किया था जितना अक्टूबर क्रांति ने किया, और अस्थायी सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। तो उसकी जो मुख्य वजह थी वो यही थी कि सोवियत राज्य मजदूर वर्ग का राज्य था, और मजदूर वर्ग निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ में एक समाजवादी व्यवस्था, एक कम्युनिस्ट व्यवस्था को बनाना चाहता। निजी संपत्ति की व्यवस्था के प्रति उसका कोई मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है। ठीक यही वजह थी कि इन जनवादी कार्यभारों को एकदम कदम बढ़ाकर एक झटके में सोवियत राज्य ने पूरा कर दिया, और ठीक इसी वजह से तमाम पूंजीवादी राज्य ना तो उस समय तक इन कार्यभारों को पूरा कर सके थे, और ना ही उसके 100 साल बाद आज भी इन तमाम कार्यभार तमाम पूंजीवादी देशों में बने हुए। क्यों? क्योंकि उनका जो लालच है वो निजी संपत्ति की व्यवस्था में मुनाफे पर। जैसे पूंजीपति वेश्यावृत्ति जैसे सामाजिक बुराई से भी मुनाफा कमाते, तो ऐसे में वो महिला मुक्ति के कार्यभार को उस तरीके से कैसे अंजाम दे देंगे जैसे सोवियत राज्य ने, क्योंकि उसके तो मूल्य मिला, वो तमाम पिछड़ी मूल्य मान्यताओं को, संस्कृति को बनाकर रखते हैं समाज में, ताकि उनका इस्तेमाल करके जनता को बांटा जा सके, उनको अपनी सत्ता के खिलाफ लड़ने से रोका जा सके, और अपने शोषण का, मुनाफे का तंत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। वो ये काम नहीं कर सकते। वो पूरी की पूरी महिला आबादी को सार्वजनिक उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आज भी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में स्थिति ये है कि वो पूरी की पूरी आबादी को रोजगार देने की स्थिति में नहीं। बेरोजगारी इन सारे देशों में बढ़ रही है। पूरी 100% रोजगार की स्थिति पैदा हो, यह केवल एक नियोजित अर्थव्यवस्था में ही हो सकता है।